नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स और ये चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है न्यायपालिका। ऑलरेडी हमने आप लोगों के लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को कंप्लीट करवा रखा है। आज चैप्टर 4 की बारी है, तो आइए शुरुआत करते हैं न्यायपालिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। न्यायपालिका एक ऐसा टॉपिक है, जो 8वीं क्लास से लेके कॉलेज तक के बच्चों को इस पॉइंट से जुड़े हुए मुद्दों को पढ़ना होता है। तो क्लास 8 के सोशल साइंस सिविक्स में यहाँ से न्यायपालिका की शुरुआत होती है। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट में सबसे पहले हमें पता करना है कि न्यायपालिका होता है क्या है। जस्टिस जहाँ पे होता है, जहाँ पे लोगों के कानूनों के अनुसार उनके मुकदमों की सुनवाई होती है, न्यायपालिका होता क्या है। भारत में कानून का शासन चलता है। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो डेमोक्रेटिकल कंट्री है। यहाँ पे जितने भी नीति नियम है वो संविधान के अनुसार चलते हैं। इसका मतलब यही है कि यहाँ के कानून हर व्यक्ति पर सामान्य रूप से लागू होता है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई निम्न जाति का नहीं, कोई उच्च जाति का नहीं, कोई पैसे वाला नहीं, कोई भिखारी नहीं। कहने का मतलब ये है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, उन सभी पे कानून एक समान रूप से लागू होता है। कानून को लागू कराने के लिए यहाँ एक न्यायिक तंत्र है, एक सिस्टम बनाया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए नीतियों को, कानून को जमीनी स्तर पर लागू कराने का काम करता है। इस तंत्र में अदालतें हैं, जहां कोई भी आदमी पहुंच सकता है। हमारे भारत देश में अदालत है ना, जिसके अंदर आप अपनी परेशानी को लेके पहुंच सकते हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके धर्म को लेके परेशान कर रहा है, आपकी संस्कृति को लेके परेशान कर रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को लेके परेशान कर रहा है, तो आप अदालत पहुंच सकते हैं और न्याय की गुहार लगा सकते हैं। जब किसी कानून का उल्लंघन होता है, जब किसी भी कानून का उल्लंघन होता है, तो राज्य का एक अंग होने के नाते भारत के लोकतंत्र में न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है। आपको इससे पहले के चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जो भी सरकार हो, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन-कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका एक ऐसा अंग है सरकार का, राज्य का, देश का। यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, तो उस समय न्यायपालिका उसका समर्थन, उसका सपोर्ट, उसके लिए उसके हक की लड़ाई को लड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विवादों का निपटारा। अब विवादों का निपटारा क्या होता है? अक्सर आपने गांव में, शहरों में, दोस्तों के बीच में, मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा वगैरह होते हुए जरूर देखा होगा। बहुत सारे मुद्दे होते हैं इन लड़ाइयों के पीछे। कभी जमीन होता है, कभी घर होता है, कभी ऐसे ही कुछ बहुत सारे तो मुद्दे होते हैं। न्याय व्यवस्था एक ऐसा तरीका प्रदान करता है, एक ऐसा सिस्टम जनरेट करता है, जिससे विवादों का निपटारा हो सके, लड़ाई झगड़ों का निपटारा हो सके, बात विवाद का निपटारा हो सके। ये विवाद नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच, दो राज्यों के बीच, दो सरकारों के बीच, केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच हो सकता है। ये जो विवाद होता है, या तो समाज में एक लोग दूसरे लोग से लड़ते रहते हैं, या कभी-कभी लोगों और सरकारों के बीच में भी हो जाता है, कभी-कभी 2 राज्यों के बीच में भी हो जाता है, कभी देश और देश के बीच में हो जाता है। तो इन सभी के विवाद को निपटाने के लिए, इन सभी को सही रास्ता दिखाने के लिए हम इस तरह के न्यायपालिका का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है न्यायिक समीक्षा। अब न्यायिक समीक्षा क्या होता है? संविधान की व्याख्या का मुख्य अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। ध्यान से समझिएगा, संविधान जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके एक्सप्लेनेशन का अधिकार, इसके एक तरह से जो न्यायपालिका होता है ना, वो संविधान का सेनापति, मंत्री के रूप में काम करता है। तो इसके व्याख्या का अधिकार भी किसके पास है?
न्यायपालिका के पास है। अदालत को यदि यह लगता है कि संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता है। याद होगा आपको, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि यह भारत देश के अंदर कानून बनाने का, कानून खत्म करने का, कानून में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ भारत के संसद को होता है। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा कि न्यायपालिका को या अदालत को यह लगता है कि कोई ऐसा कानून बनाया गया है, कोई ऐसे नियम नीति बनाए गए हैं जो फंडामेंटल राइट्स अर्थात व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर देगा? खारिज कर देगा, खत्म कर देगा, लागू नहीं करेगा। और इसी प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। मतलब संसदों के द्वारा बनाए गए कानूनों को सही तरीके से पढ़कर, समझकर और भारत के जनता के लिए वो सही है या नहीं है, ये जांच करके ही उसे लागू करना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अब देखिए ये क्या होता है। यदि किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, किसी भी नागरिक को अगर यह लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ उल्लंघन हुआ है, तो वह अदालत के पास जा सकता है। ये बात याद रखिएगा। यदि भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ कोई उल्लंघन करता है, उसके संस्कृति के साथ कोई उल्लंघन करता है, उसके भाषा के साथ करता है, उसके धर्म के साथ करता है, तो वह व्यक्ति अदालत के पास जा सकता है, अपने लिए कानून से हेल्प ले सकता है। इसी को कहते हैं मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन और कानून की रक्षा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कारण यहाँ की अदालतें इस बात को सुनिश्चित कर पाती है कि विधायिका और कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार के तो प्रमुख 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब जब सिस्टम फ्री हो, न्यायपालिका के ऊपर किसी का दबाव न हो, तो यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि विधायिका कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, कार्यपालिका कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। साथ में कोर्ट इस बात की भी शक्ति उसको प्राप्त है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। मतलब आम इंसान के फंडामेंटल राइट्स, उसके जो 6 मौलिक अधिकार है ना, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी न्यायपालिका की है। कानून को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के कार्य को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। न्यायपालिका पे यदि दबाव आना शुरू हो जाएगा, प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, वह किसी के अंदर काम करना शुरू हो जाएगा, तो निष्पक्ष चीजें नहीं आ पाएगी सामने। इसका इरादा न्यायिक प्रक्रिया को बाहरी प्रभावों से बचाना और किसी भी कारण से अदालत जाने वाले सभी व्यक्तियों को पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ परेशानी हुई है और आप अदालत पहुंच चुके हैं, तो अब अदालत की जिम्मेदारी है कि आपकी सुरक्षा का कार्य वो करेगा। उससे आपको जितनी भी परेशानी हुई थी, उन सभी चीजों के ऊपर वह अपना ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत में अदालतों की संरचना। अब भारत में अदालतों की संरचना से आप क्या समझते हैं, ये भी जान लीजिए। ये भी आपका वीवीआई पॉइंट रहेगा। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। ये आपको पहले भी मैंने पढ़ाया, ये पिरामिड की तरह है। मतलब सबसे ऐसे है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसलिए इसे हम पिरामिड की संरचना कहते हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट है, एससी है। और फिर उच्च न्यायालय मतलब एचसी है, हाई कोर्ट है। और सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ मतलब कि न्यायालय है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। तो नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देख रेख में काम करते हैं। मतलब ये जो अदालत है, ये इसके अंदर काम करेगा, ये जो है वो इसके अंदर काम करेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो दिल्ली में है, वो अगर कोई फैसला लेता है तो भारत के सभी कोर्टों को उसे
मानना होता है। यदि किसी व्यक्ति को निचली अदालत का फैसला पसंद नहीं आता है, तो उसे वो हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार रखता है। यदि कोई व्यक्ति है, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ फैसला सुना दिया और उसे वो पसंद नहीं आया, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं आया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसे सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा। यदि उसे हाई कोर्ट का भी फैसला पसंद नहीं आता, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार रखता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाकी अन्य अदालतों को मानना पड़ता है। तो ये भारत में अदालतों की संरचना के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं। भारत में विधि व्यवस्था की दो शाखाएं हैं, फौजदारी कानून और दीवानी कानून। अब देखिए, मैं आपको फौजदारी कानून और दीवानी कानून दोनों के बारे में समझाता हूं। ये महत्वपूर्ण है, आप इसे सही तरीके से याद कर लीजिए कि फौजदारी कानून क्या होता है और दीवानी कानून क्या होता है। देखिए, एक तरफ आपको यहाँ पे फौजदारी कानून दिख रहा होगा, दूसरी तरफ आपको दीवानी कानून दिख रहा होगा। फौजदारी कानून में क्या होता है, ऐसे कामों या व्यवहारों से संबंधित होता है जिसे कानूनी तौर पर अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, हत्या, महिला उत्पीड़न, महिला के साथ छेड़छाड़, ये सब फौजदारी कानून में आएगा। दीवानी कानून में क्या आता है, जिसमें क्या होता है कि अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे जमीन का बेच-बाच हुआ, वस्तु की खरीद बिक्री हो गया, किराया हो गया, तलाक हो गया, ये सब दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। फौजदारी कानून में दूसरा पॉइंट हमारा कहता है इस मामलों में सबसे पहले पुलिस जो होता है उसके पास प्राथमिक की या फिर एफआईआर जो हम लोग दर्ज कराते हैं, केस करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद उस मामले की छानबीन करती है पुलिस और फिर कोर्ट में केस फाइल की जाती है। लेकिन दीवानी कानून में क्या होता है कि पार्टी द्वारा कोर्ट में एक पिटीशन या फिर याचिका दायर किया जाता है, कोर्ट में डायरेक्ट, यहाँ पे पुलिस का दिस दैट वाला संबंध नहीं है। वहीं पे फौजदारी में क्या है, अपराध अगर साबित हो गया तो आरोपी को जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। और दीवानी में क्या है कि उचित मुआवजा देने का फैसला सुनाया जाता है। मुआवजा मतलब पैसे के देने होते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में पहुंच सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति क्या अदालत की शरण में पहुंच सकता है। तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से भारत के हर नागरिक की कोर्ट तक पहुंच है। मतलब कि अगर आप प्रिंसिपल देखिए, सिद्धांत देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, तो भारत के सभी लोग जो भारतीय हैं उनको अदालत तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब है हर नागरिक को कोर्ट द्वारा न्याय पाने का अधिकार है। लेकिन धरातल पर कुछ और होता है। अगर सही मायने में देखो ना, तो हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। नियम कानून तो बहुत सारे बनाए गए, लेकिन क्या सभी नियम कानूनों को फॉलो किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो यही बात है, सही बात है, हमारे भारत के सभी लोगों को अदालत तक पहुंच के न्याय पाने का अधिकार है। लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो वास्तविकता कुछ और है। कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, इतने महंगे वकील होते हैं, अधिकतर लोग गरीब तबके के होते हैं, वो कहाँ से जाके इतने कोर्ट में पैसे भर पाएंगे, वकीलों को पैसे दे पाएंगे। अदालतों तक वो पहुंच ही नहीं पाते। अगर कोई न्याय चाहता भी है तो वो इतना गरीब है कि वो वकील को पैसा नहीं दे सकता, वहां की कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर सकता। तो ये जमीनी स्तर पर कुछ और है और सिद्धांत हमारा जो है कानून का वो कुछ और बताता है। मान लीजिए कोई आदमी दिहाड़ी मजदूर है जो डेली काम करता है, उसके साथ कोई ज्यादती हो गया, अगर वह कोर्ट का चक्कर लगाना शुरू कर दे तो वो कमाएगा क्या, खाएगा कहाँ से, वो अपने परिवार कहाँ से चलाएगा। ऐसे लोगों को अक्सर न्याय नहीं मिलता है। किसी भी आम आदमी के लिए कोर्ट तक पहुंच का मतलब है न्याय तक पहुंच, लेकिन आम आदमी न्याय के लिए कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। वहां पे धांधली होती है, वकील के महंगे महंगे फीस वो भर नहीं पाते, प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि व्यक्ति अपने काम को छोड़ के प्रतिदिन वहां पे जा नहीं सकता। तो ये है, मतलब इसे आप एज इट इज ऐसे ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बरी करना। बरी करना मतलब क्या होता है, जब अदालत किसी व्यक्ति को लगे आरोपों से मुक्त कर देता है जिसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, तो उसे बरी करना कहते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी आरोप में जेल वेल चला जाता है या पुलिस उसको उठा के लेके चली जाती है और जब उसे वहां से छोड़ दिया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं बरी करना। अपील करना क्या होता है, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष
ऊपरी अदालत के ऊपर चला जाता है तो उसे हम अपील करना कहते हैं। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला अदालत जो होता है उसमें कोई फैसला आया, जो मुझे पसंद नहीं आया या फिर मेरे खिलाफ आ गया, तो मैं क्या करूँगा उसे हाई कोर्ट में अपील कर दूँगा। तो ये होता है अपील करना। अब हम बात करेंगे मुआवजा। मुआवजा क्या होता है? किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहते हैं। जब कोई क्षति हो जाए या कोई नुकसान हो जाए और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जब हम पैसे देते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है? मुआवजा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बेदखली। अब देखिए, अभी लोग जिस जमीन मकान में रह रहे हैं, यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाए तो उसे बेदखली कहा जाएगा। जिस घर में आप रहते हो, जिस जमीन पे आप रहते हो, अगर आपको यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ से भगा दिया जाए, तो बेदखल करना इसी को कहते हैं। उल्लंघन क्या होता है? जब कोई कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का हनन करने की क्रिया को करता है, तो उसे हम मतलब नीति नियम अनुच्छेदों का उल्लंघन के नाम से जानते हैं। इस तरह से आपने देखा क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स जिसका नाम था न्यायपालिका चैप्टर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए और आगे के क्लास के लिए भी। तो यहाँ पे इस चैप्टर में दिए गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।